हेलो बच्चों, ये हाउ टू फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन देख रहे थे हम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने रिएक्शन स्टडी की ऐसे वाली, ए गिविंग बी, जिसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो था वो एक ही था दोनों में, मतलब सेम ही था। और सेम क्या था? 1 1, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था। अब अगला जब हम करने वाले हैं तब मैं यहाँ पे डिफरेंट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहे तो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 है सपोज और यहाँ पे 3 है, मतलब 2 मोल्स ऑफ ए गिविंग 3 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन तो आपको पहले से पता है, T इज इक्वल टू 0। अब T जब 0 होगा तो A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बच्चों? तो A नॉट होगा। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब बट ऑब्वियस जब शुरुआत को रिएक्शन होगी तो बीकर में B तो बिल्कुल नहीं होगा, तो B का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत को कितना होगा? 0। ठीक है, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम का सिंपल फंडा है। ठीक है, अब उसके बाद जब टाइम इज इक्वल टू T हो जाएगा, मतलब टाइम कुछ आगे बढ़ेगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। मतलब क्या? ए का कॉन्सेंट्रेशन विल बी कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी, और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बीटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं, 80 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू होगी, 80 की वैल्यू होगी 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2x। अब ये वैल्यू कहाँ से लाए सर? तो सिंपल बात है बच्चों, अगर एक ए होता था उसमें से एक्स मोल चला जाता था, लेकिन यहाँ पे कितने ए है? 2 ए है, तो उसमें से कितना जाएगा? 2x मोल जाएगा। तो यही आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने। यहाँ पे एक क्रूशल चीज़ है, क्या है? तो ए की वैल्यू क्या है? A0 माइनस 2x। अब बी की वैल्यू क्या होगी? अब सिंपल बात समझो बच्चों, यहाँ पे अगर ए बी दे रहा है तो यहाँ पे क्या समझता है स्टोइशियोमेट्री से? बैलेंस्ड रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्री से हमें क्या समझता है कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ ए जब जाता है तब 1 मोल ऑफ बी आता है, मतलब डिसअपियर होता है तो यहाँ पे अपियर होता है। लेकिन यहाँ पे जब 1 मोल ऑफ ए जाता है तब कितने मोल ऑफ बी जाता है, कितने मोल ऑफ बी आता है? तो ये अलग है। यहाँ पे 2 मोल ऑफ ए जब जाते हैं तब 3 मोल ऑफ बी आते हैं। तो यहाँ पे जब 2x मोल जाएगा तब कितना मोल आएगा? 3x मोल आएगा। तो Bt की वैल्यू क्या होगी? तो Bt विल बी इक्वल टू व्हाट? 3x। ये समझ गए क्यों 3x? तो अच्छे से यहाँ पे फिर से देख लो, ए में से कितना हटा? 1 मोल में से 1 हटता है, तो 2 मोल में से कितने हटे? 2x मोल कम हो गया। ठीक है, A0 में से 2x कम हो गया। लेकिन यहाँ पे कितने मोल अपेयर हुआ? 3x मोल अपेयर हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2a और यहाँ पे क्या है? 3a। मतलब 2a जब डिसअपेयर होते हैं तो कितने a अपेयर होते हैं? 3b अपेयर होते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल कितने मोल कम हुआ? तो 2x कम हुआ तो कितना अपेयर हुआ? 3x अपेयर हुआ। ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम दो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो रिएक्शन का रेट तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन रिएक्शन के रेट कैलकुलेट करते वक्त हमें दो चीजें करनी होती है। क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ व्हाट? अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए करते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखेंगे बच्चों? तो वो लिखेंगे, पिछले वीडियो में भी बताया मैंने, वो कैसे लिखेंगे? माइनस। अब माइनस में लिखता भी नहीं, चलो ठीक है, पहले मैं माइनस नहीं देता, यहाँ पे क्या देता हूं? डेल ए, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? ए अपॉन व्हाट? डेल्टा टी। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छे से समझ गए। अब ये माइनस में आता है, ये पहले प्रूव तो करो, उसके बाद रेट कभी माइनस नहीं होता, इसलिए उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू क्या है बच्चों? तो डेल्टा ए की वैल्यू है 80 माइनस व्हाट? A0। ठीक है ना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस व्हाट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस व्हाट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और टाइम की वैल्यू क्या है? तो T -0, क्योंकि फाइनल टाइम माइनस व्हाट? इनिशियल टाइम। तो हो गया T -0। अब इसको आगे लेके जाते हैं, तो इसको आगे कैसे करना है? तो 80 की वैल्यू क्या है बच्चों? तो 80 की वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रखी। 80 इज व्हाट? A0 माइनस 2x माइनस व्हाट? A0 अपॉन व्हाट? T। तो इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों? तो इसकी वैल्यू आई -2x अपॉन व्हाट? T। अब रेट की वैल्यू माइनस आई तो कुछ तो गड़बड़ है दया।
अब जो गड़बड़ है वो क्या है, तो हमने गलती की कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस था तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, -1 से, क्योंकि रेट कभी माइनस नहीं होता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे माइनस साइन लगा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, इधर भी क्या आएगा फिर माइनस साइन आएगा, इधर भी क्या आएगा माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा फिर माइनस साइन आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रेट क्या मिलेगा, तो 2x/t। हाँ या ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या आया, 2x/t। ठीक, अब अगली बात करते हैं कि क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल के देखते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो सिंपल बात है, यहाँ पे माइनस तो नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है प्लस ही होता है। डेल्टा बी अपॉन व्हाट, डेल्टा टी। अब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा बी की वैल्यू कितना है बच्चों, 3x। हाँ या ना, डेल्टा बी की वैल्यू कितना है, बी टी मतलब क्या, 3x माइनस व्हाट, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -0 अपॉन व्हाट, t-0। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस है, t-0। तो ये क्या आया, -0 मतलब क्या, 3x-0 अपॉन व्हाट, t-0। मतलब ये क्या आया, 3x अपॉन व्हाट, t। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हमें पहले से बताया था सर ने कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू अलग अलग मिल रही है, यहाँ पे 3x/t है, यहाँ पे 2x/t है। मतलब क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस इज नॉट इक्वल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सिंपल सी चीज़ करनी पड़ेगी, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पे 2x/t ये किसका रेट था, तो पहले तो ये देख लो, यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यही था ना, रेट इक्वल होना मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 2x/t और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 3x/t। तो ये तो गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है। तो इसके लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल कैसे बनाएंगे, तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और रेट क्या मिलेगा, x/t। और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, x/t। और वो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया और 1/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो अच्छे से समझ लो। ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 2 था। यहाँ पे कितना आता था, 2x आता था। तो उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से। और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 1/3 से। तो जो भी रेट इक्वेशन होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 1/2 लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1/3 लेना पड़ेगा। और ऐसे लिया तो ही हमारा रेट क्या आता है, इक्वल आता है। अगर ये नहीं समझे तो क्या करना है बच्चों, सिंपल बात करनी है। एक रिएक्शन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, N2 + H2 गिविंग NH3। सपोज यहाँ पे N2 है, यहाँ पे 3H2 कर देते हैं, यहाँ पे 2NH3 कर देते हैं। बैलेंस हो गई ना रिएक्शन। अब इसके लिए हमें अगर रेट लिखना है, रेट इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो रेट इक्वेशन तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से लिख सकते हैं। तो पहले रिएक्टेंट से लिखते हैं। तो रिएक्टेंट से कैसे लिखेंगे, डेल्टा N2 रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा N2 अपॉन व्हाट, डेल्टा T। हाँ या ना। और इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, इसलिए उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, डिसअपियरेंस है इसलिए। अब यहाँ पे H2 का कैसे लिखेंगे, तो माइनस, यहाँ पे 1/3 करना ही पड़ेगा इसको इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम नहीं है। तो 1/3 डेल्टा H2 अपॉन व्हाट, डेल्टा T।
अब NH3 का कैसे लिखेंगे, ये तो पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो वो 2 कटने के लिए पिछला देखो, पिछला वीडियो देखो, थोड़ा पीछे देखो तो आपको समझ जाएगा। यहाँ पे क्या है NH3 अपॉन व्हाट, डेल्टा T। तो ये हो गया आपका रेट इक्वेशन। अब बताओ, जो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसको 1/1 क्यों करना पड़ता है हमें, और उसको डिवाइड क्यों करना पड़ता है, तो इस सारे वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छे से याद रखो, अगले वीडियो में हम और प्रैक्टिस करेंगे कैसे वो डिवीजन होती है, और नहीं तो और एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा।